Hello everyone, welcome back to intensive classes. In this video we are going to cover about the major constitutional amendments और अमेंडमेंट के कुछ प्रोसीजर हैं वो देखेंगे। आपके आर्टिकल 368 जो है अमेंडमेंट की बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो सब हम देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाइक अदर वर्ल्ड वाइड अलाउज फॉर अमेंडमेंट्स टू अडेप्ट टू इवॉल्विंग कंडीशन एंड नीड्स। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली जब इन्फोर्स हुआ तो 1950 में इन्फोर्स हुआ था, बट अभी तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है। और अगर वक्त हमारा जिस तरह से आगे बढ़ा है तो उस हिसाब से कुछ ज़रूरतें होती हैं सोसाइटी की, कुछ नीड्स होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने चाहिए आने वाले वक्त के हिसाब से देख करके। तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट का प्रोसीजर है। अमेंडमेंट के थ्रू कोई लॉ ऐड हो सकता है, कोई पुराना लॉ डिलीट किया जा सकता है, कुछ अल्ट्रेशन किया जा सकता है, चेंजेस किए जा सकते हैं। तो ये सारे इस तरह का प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया हुआ आर्टिकल 368 हमारा जो बात करता है। देखते हैं आर्टिकल 368 पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर। तो क्या है कि हमारा जो आर्टिकल 368 है इसमें अमेंडमेंट की पावर दी गई। किसके पास ये पावर है? पार्लियामेंट के पास पावर है। ये एब्सोल्यूट पावर नहीं है, बट जो भी अमेंडमेंट का काम है वो पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को, और इसका जो प्रोसीजर है वो भी आर्टिकल 368 पार्ट 20 में मेंशन्ड है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पावर है, बट बेसिक स्ट्रक्चर को वो अमेंड नहीं कर सकती। और ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कौन से केस में आया था? तो केशव नंदा भारती केस। केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का केस है। उस केस में कहा गया कि पार्लियामेंट कैन अमेंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट इट डज नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या ये डिफाइन नहीं है, बट जनरली ये कोर्ट डिफाइन करती है वक्त के हिसाब से, जब उन्हें लगता है केसेस के थ्रू वो डिफाइन करती हैं। अब ये क्या है? दिस फीचर्स बोरोड फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो ये अमेंडमेंट का फीचर हमने कहाँ से बोरो किया है? साउथ अफ्रीका से। ध्यान रखिए, आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट के क्या प्रोसीजर है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 वी हैव ओनली टू प्रोसीजर, दैट इज स्पेशल मेजोरिटी एंड स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड द रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। आर्टिकल 368 जो है सिर्फ इन दोनों की बात करता है, बट एक और आता है हमारा जिससे कि अमेंडमेंट होता है, वो है सिंपल मेजोरिटी। तो तीन है। अगर पूछेगा कैप लगा करके डायरेक्टली कि आर्टिकल 368 में कितने प्रोसीजर हैं, तो दो दिए हैं, और ओवरऑल कितने प्रोसीजर है, तो तीन है। ठीक है। अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी, ये क्या पहला हुआ आपका अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी। इसमें क्या है? 50% प्लस वन। इसमें 50% प्लस वन की ज़रूरत है बस, इससे ज़्यादा नहीं। अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी में क्या 2/3 मेंबर उसको अपना कंसेंट देंगे तो वो फिर अमेंडमेंट हो जाएगा। कुछ चीज़ें जो हैं फिक्स की गई हैं, कुछ मैटर्स, कुछ फील्ड से रिलेटेड मैटर जो हैं वो या तो सिंपल मेजोरिटी से होगी या स्पेशल मेजोरिटी से होगी या ये, तो उनके फिक्स है कि वो कौन से मैटर किस वे से किस थ्रू ये अमेंडमेंट हो सकता है। थर्ड हमारा आता है अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड द रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। इसमें क्या है? 2/3 अमेंडमेंट प्लस हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए। पहले तो पार्लियामेंट में 2/3 मेंबर से वो पास हो रहा हो, उसके बाद फिर हाफ ऑफ द स्टेट का इस पर कंसेंट हो, रेटिफिकेशन हो। ठीक है, ये तीन वेज आपके मिलते हैं जिससे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये जब बना हमारा 1949 में अडॉप्ट हुआ, 1950 में इन्फोर्स हुआ, बट अभी तक चल रहा है। तो वक्त के हिसाब से जो भी चेंजेस हो रही हैं, फॉर एग्जांपल राइट टू एजुकेशन हमारा ऐड हुआ, एजुकेशन ज़रूरत था वो ऐड हुआ, बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई, कुछ चीज़ें जो डिलीट हुई हैं, तो ये सब अमेंडमेंट ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, कौन कौन से अभी तक के इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हो चुके हैं वो सब पढ़ लेते हैं जो एग्ज़ाम में रेगुलरली पूछे जाते हैं। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 सबसे पहला आपका आता है, पहला ही फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। इसमें क्या होता है? हमारा 9 शेड्यूल ऐड होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आईसी मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आईसी
9 शेड्यूल ऐड हुआ हमारा। जब हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन जब अडॉप्ट हुआ था उस वक्त कितने शेड्यूल थे? तो आर्टिकल कहते थे 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल एंड 22 पार्ट्स। तो इसके बाद आपका 9 शेड्यूल ऐड होता है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से। इस शेड्यूल में बहुत सारे एक्ट्स आपके इम्प्लीमेंट आए थे, बहुत सारे जो ज़मीन से रिलेटेड एक्ट्स हैं और भी अदर मैटर से रिलेटेड एक्ट्स आए थे, वो सब इसी शेड्यूल में आए। फिर इस शेड्यूल के और आपका ये अमेंडमेंट हुआ, इसमें एबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी लॉज कर दिया गया। ज़मींदारी लॉज पहले चलते थे, उसे एबॉलिश कर दिया गया। उसके बाद आता है सेकंड हमारा 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 से मीन्स जो इम्पोर्टेंट है, मैंने बस इसमें इम्पोर्टेंट ही कवर कराए हैं। इसमें क्या होता है 7th अमेंडमेंट में? एबॉलिश द एग्जिस्टिंग क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स इनटू 4 कैटेगरीज, दैट इज़ पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। क्या उस वक्त क्या था कि जो स्टेट था इंडिया में वो 4 कैटेगरी में डिवाइडेड था। उसमें कुछ स्टेट पार्ट ए में, कुछ पार्ट बी में, कुछ पार्ट सी में, कुछ पार्ट डी में, इस तरह से था। फिर उसे इस क्लासिफिकेशन को हटाया गया, एबॉलिश किया गया और सबको एज अ स्टेट कहा गया। 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज उस वक्त इस्टेब्लिश हुए 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 से। प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट। सेकेंड पॉइंट क्या था कि इसी अमेंडमेंट के थ्रू ये प्रोविज़न ऐड हुआ कि जो एक कॉमन हाई कोर्ट है, एक सिंगल हाई कोर्ट 2 या 2 से अधिक स्टेट को रन कर सकता है, उसकी जुडिक्शन हो सकती है। एग्जांपल सिंगल हाई कोर्ट है, 2 स्टेट का एक सिंगल हाई कोर्ट हो सकता है, एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी का भी सिंगल हाई कोर्ट हो सकता है। तो ये जो प्रोविज़न ये 7th अमेंडमेंट से ऐड होता है, ठीक है। अब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर हाई कोर्ट का जुडिक्शन कहाँ तक एक्सटेंड, अगर आप किसी भी एक स्टेट का उसका अपना हाई कोर्ट है बट किसी दूसरे स्टेट जहाँ पे उसका हाई कोर्ट नहीं है, तो ये कोई सिंगल हाई कोर्ट 2 स्टेट को रन कर सकती है। वही बात यहाँ पर चीज़ें कहे कि ये आपको फॉर एग्जांपल आपको मिल जाएगा चंडीगढ़ हाई कोर्ट देख लीजिए, या फिर और भी गुवाहाटी हाई कोर्ट है। तो ये इन सब के जुडिक्शन एक से ज़्यादा स्टेट पर हैं, फिर यूनियन टेरिटरीज पर भी हैं। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको आई थिंक जुडिशरी के पार्ट में कराया है, किसका जुडिक्शन किस पर है एक्स्ट्रा अदर देन हिज ऑल स्टेट, तो वो देख लीजिएगा। अब आता है हमारा 10th अमेंडमेंट एक्ट 1961। इसमें क्या होता है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ दादर, नागर एंड हवेली एज अ यूनियन टेरिटरी। ठीक है, सीधी बात है कि दादर, नागर एंड हवेली को यूनियन टेरिटरी के तौर पर एक्सेप्ट किया गया इंडिया में। वो 10th अमेंडमेंट एक्ट 1961, उन्हें यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला था। फिर आता है हमारा 12th अमेंडमेंट एक्ट 1962, इनकॉर्पोरेटेड गोवा, दमन एंड दीव। ये तीनों आपके इंडियन यूनियन में इनकॉर्पोरेट हुए, ऐड हुए। ठीक है, सीधी बात है। 13th अमेंडमेंट एक्ट 1962, फॉर्मेशन ऑफ नागालैंड विथ स्पेशल प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 371A। तो ये क्या हुआ? नागालैंड फॉर्म हुआ, नागालैंड को स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किए गए। कौन सा आर्टिकल है नागालैंड के लिए? 371। ये हमारा 13th अमेंडमेंट एक्ट 1962 से होता है। आगे देखते हैं। अब हमारा आता है 15th अमेंडमेंट एक्ट 1963। ठीक है, 15 में क्या होता है कि रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस इंक्रीज फ्रॉम 60 टू 62 ईयर्स। क्या है कि हाई कोर्ट के जजेस का अभी रिसेंटली जो है रिटायरमेंट एज कितना है? 62 ईयर्स। बट बिफोर 15th अमेंडमेंट एक्ट 1963 उनका जो रिटायरमेंट एज था 60 में ही उन्हें रिटायर कर जाना था। मीन्स मैक्सिमम 60 तक रह सकते हैं। जैसा कि हाई कोर्ट में आपको पता होगा, सुप्रीम कोर्ट में आपको पता होगा कि 65 ईयर्स ज़रूरी जो एज क्राइटेरिया है, रिक्वायरमेंट है 65 ईयर्स के हो जाए, उसके बाद रिटायरमेंट हो जाएगा, और उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। उसी तरह से हाई कोर्ट में पहले 60 था, उसको 62 किया गया। कौन से अमेंडमेंट से? 15th अमेंडमेंट एक्ट 1963। नेक्स्ट देखते हैं हमारा 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967। अब ये क्या होता है 21st में? इंक्लूडेड सिंधी एज द 15th लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल। जो 8th शेड्यूल है हमारा, अभी जो 8th शेड्यूल है उसमें टोटल कितने लैंग्वेज? 22 लैंग्वेज। तो धीरे धीरे ऐड हुए हैं। तो उसमें सिंधी कब ऐड हुआ? 21st अमेंडमेंट से ऐड हुआ है एज अ 5th लैंग्वेज 1967 में, ये ध्यान रखिएगा। फिर आता है हमारा 31st अमेंडमेंट एक्ट 1973। 31st अमेंडमेंट में क्या होता है? इंक्रीज द नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स फ्रॉम 525 टू 545। ठीक है, इसमें कितना? 20 सीट्स इंक्रीज हुए थे। 525 प्लस 20 इक्वल टू 545। तो 20 सीट जो हैं लोकसभा में इंक्रीज़ किए गए थे। किस अमेंडमेंट से? 31st अमेंडमेंट एक्ट 1970। यह अमेंडमेंट का प्रोसीजर किसके पास है? पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास ही पावर है। तो पार्लियामेंट
अमेंड करके अपने सीट्स को घटा बढ़ा सकती है, वो उनका कंसर्न है। आगे देखते हैं। अब आता है हमारा 36th अमेंडमेंट। 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 1975 मेड सिक्किम अ फुल फ्लेज स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन। क्या हुआ? सिक्किम को फुल फ्लेज स्टेट मिल गया स्टेटस इंडियन यूनियन में। कौन सा? 22वां ये स्टेट बनता है इंडिया का, सिक्किम। कौन सा अमेंडमेंट से? 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975। नेक्स्ट देखते हैं हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जो कि सबसे पूरे अमेंडमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आपका 44 एंड 42 दो ही हैं अमेंडमेंट जो रेगुलरली पूछे आए हैं, फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चंस आए हैं आपके एग्जाम्स में। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को का दूसरा नाम क्या है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें इतने सारे चेंजेस हो गए थे कि एक तरह से एक छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन ही बन गया था। मतलब चेंजेस बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली, बहुत चीज़ें चेंजेस हो गई थी, बहुत सारे प्रोविजंस इसमें चेंज कर दिए गए थे। फॉर एग्जाम्पल लोकसभा का टर्म बढ़ा के 5 साल से 6 साल कर दिया गया था। तो इस तरह के बहुत सारे चेंजेस, बट जब इसके बाद जब 44th अमेंडमेंट आता है तो फिर उसमें बहुत सारे चेंजेस जो भी हुए थे 42nd में, उसको एबॉलिश कर दिया गया, रिपील कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा। बहरहाल 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ईयर याद रखिए, 4 + 2 = 6, तो इस हिसाब से 1976, ठीक है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अब इसमें क्या है? 2 इंपॉर्टेंट प्रोविज़न जो पूछे जाते हैं। सबसे पहला, एडेड 3 न्यू वर्ड्स दैट इज सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी इन द प्रीएम्बल। ये मैंने बताया था आपको जब प्रीएम्बल के लेक्चर में, ये मैंने मेंशन किया है। ये 3 वर्ड हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ये हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से प्रीएम्बल में ऐड हुआ। और इस यही एक अमेंडमेंट है जिससे कि प्रीएम्बल अमेंड हुआ। अभी तक प्रीएम्बल एक बार ही अमेंड हुआ है, वो इसी अमेंडमेंट के थ्रू अमेंड हुआ है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। अब इसमें क्या होता है? एक और चीज़ ऐड होता है हमारा सेकंड पॉइंट, एडेड फंडामेंटल ड्यूटीज़ बाय सिटीजन, पार्ट 4A। अब क्या होता है? फंडामेंटल ड्यूटी ऐड होता है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी जो है 11 ड्यूटीज़ हैं, वो फिर ऐड होता है इसी आपके अमेंडमेंट से पार्ट 4A में। तो 2 बात यहाँ ध्यान रखिएगा। एक तो हमारा पार्ट 4A है जिसमें कि सिर्फ एक ही आर्टिकल है, पार्ट 4A, जिसमें कि हमारे पास सिर्फ एक ही आर्टिकल है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा आपका पार्ट कौन सा? ये क्या कहते हैं उसे, 1 मिनट, ये चेंजेस हो रहे हैं। इसके बाद आते हैं पार्ट हमारे पार्ट 20 आर्टिकल 368। वो एक आर्टिकल है जिसमें कि हमारा जो क्या कहते हैं उसे, एक ही सिंगल आर्टिकल है उस पार्ट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। 1 मिनट, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। तो ये क्या हुआ? वहाँ पे 4 + 2 = 1976 हुआ, यहाँ पे 4 + 4 = 1978। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, इसमें क्या होता है? रिप्लेस द टर्म इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंटरनल डिस्टर्बेंस जो टर्म था उसको रिप्लेस करके आर्म रेबिलियन कर दिया गया। किसके लिए? नेशनल इमरजेंसी के लिए। तो जैसा कि आपको ध्यान रखना है, नेशनल इमरजेंसी में 3 आपके रीज़न से जब तक नेशनल इमरजेंसी लग सकता है। पहला, वार के सिचुएशन में 3 सिचुएशन दिए गए हैं। कौन लगाएगा? प्रेसिडेंट लगाएंगे, ठीक है। वार, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म रेबिलियन। ये वार और एक्सटर्नल अग्रेशन तो थे ही, आर्म रेबिलियन की जगह पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस था, जिसके बेसिस पर जो हमारा लास्ट वाला जो इमरजेंसी वो लगता है। तो इससे बाद में 44th अमेंडमेंट से इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा करके इसे आर्म रेबिलियन कर दिया गया। तो ये ध्यान रखिएगा। अब मेड द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन रिटर्न रिकमेंडेशन। अब क्या है कि रिटर्न रिकमेंडेशन जब प्रेसिडेंट को मिलेगा कैबिनेट से तभी इमरजेंसी लगेगा, ठीक है ना। कौन लगाएंगे? प्रेसिडेंट लगाएंगे, उनके पास ही पावर है इमरजेंसी का। ये मैंने आपके प्रेसिडेंट के पावर में ही पढ़ा है एग्जीक्यूटिव यूनियन में। अब अगला आता है हमारा राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट था, उसे डिलीट कर दिया गया और नॉर्मल लीगल राइट कर दिया गया, ठीक है। 44th अमेंडमेंट से ही फंडामेंटल राइट को लीगल राइट से आपके राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा करके नॉर्मल राइट कर दिया, लीगल राइट कर दिया, जो कि आर्टिकल 300A में आपको मिलेगा, जहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी है आपके पास। बट अगर स्टेट को लगता है, स्टेट के डेवलपमेंट में अगर वो कहीं पर उनके यूज़ में आएगा तो वो फिर आपको बेचना पड़ेगा, वो आपको फंडामेंटल राइट नहीं है।
ये ध्यान रखिए। फिर आता है अगला पॉइंट, प्रोवाइडेड दैट द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी। अब इसमें कहा गया कि नेशनल इमरजेंसी जब लगेगी, इस अमेंडमेंट से पहले क्या था कि नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो जितने भी आपके पास राइट है अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल राइट भी आपका वो ये हो जाएगा, सीज हो जाएगा। उस वक्त आप फंडामेंटल राइट अपना एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं इमरजेंसी के वक्त में। उस टाइम फिर स्टेट में इमरजेंसी लगेगी, फंडामेंटल राइट आपका काम का नहीं रहेगा उस वक्त। बट इस अमेंडमेंट के बाद कहा गया फंडामेंटल राइट ठीक है नहीं रहेगा, बट 20 और 21 रहेगा, राइट टू लाइफ और प्रोटेक्शन। वो दो चीज़ जो है आपको रहेगा इमरजेंसी के वक्त में भी। ये 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 का था। तो ये दो आर्टिकल ध्यान रखिए इमरजेंसी का लिए है। इमरजेंसी के वक्त में ये दो आर्टिकल आपके स्टॉप नहीं होंगे। आगे देखते हैं। अब आता है हमारा 52nd अमेंडमेंट, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। फर्स्ट अमेंडमेंट से 9th शेड्यूल ऐड हुआ था, 52nd अमेंडमेंट से 10th शेड्यूल ऐड होता है। 10th शेड्यूल टोटल अभी 12 हैं, ठीक है। देखेंगे किस तरह से 12 तक पहुंचता है वो। 10th शेड्यूल में क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ ऐड हुआ, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ पता है, दल बदल कानून, ये हमारा 10th शेड्यूल में ऐड है। अब आता है हमारा 61st, नेक्स्ट हमारा 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989। 61st में क्या होता है कि रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स फॉर द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन। अब क्या होता है कि 61st अमेंडमेंट क्या किया गया कि जो लोकसभा या स्टेट असेंबलीज में, फॉर एग्जांपल अभी जो एग्ज़ाम आपका इलेक्शन हो रहा है लोकसभा का, तो इसमें क्या है कि उस वक्त बिफोर 61st अमेंडमेंट एक्ट जो एज थी 21 ईयर, 21 साल से कम के कोई भी पर्सन वोट नहीं दे सकते, उनके पास राइट नहीं था। तो उस एज को 21 से घटा करके 18 कर दिया गया। अब 18 साल है, 18 साल के आप हो गए तो फिर आपको राइट है वोट देने का। तो ये 61st अमेंडमेंट एक्ट से ये एज का जो ये था लिमिट वो घटाया गया, 18 कर दिया गया। फिर आता है हमारा 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991। 69th में क्या होता है, स्पेशल स्टेटस टू द यूटी ऑफ दिल्ली बाय डिज़ाइनिंग इट एज अ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। क्या गया, दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा दिया गया, स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड कराए गए। ये 69th अमेंडमेंट से होता है 1991। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आता है हमारा 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992। 71st, ठीक है। 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992, इसमें क्या होता है, इंक्लूडेड कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये 3 लैंग्वेज जो कि 8th शेड्यूल में हमारे ऐड हुए थे। टोटल 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं अभी करेंटली। और एक बात और ध्यान रखिए, 8th शेड्यूल में इंग्लिश लैंग्वेज नहीं मेंशन है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ये हमारा 71st अमेंडमेंट हो गया। आगे बढ़ते हैं 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। अब आता है यहाँ पर हमारा पंचायत। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, इसमें क्या होता है 73rd, इसमें एडेड अ न्यू 11 शेड्यूल, ठीक है। 10 शेड्यूल हमारा 52nd से ऐड होता है, 11 हमारा 73rd से ऐड होता है। एडेड अ न्यू 11 शेड्यूल कंटेनिंग 29 फंक्शनल आइटम्स टू ऑफ द पंचायत, ठीक है। 29 फंक्शनल आइटम्स से पंचायत से रिलेटेड मैटर्स। तो इसमें क्या किया गया, 11 शेड्यूल में पंचायती राज वो ऐड हुआ। ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस और प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया भाई 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। 11 शेड्यूल ऐड होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो भी प्रोविजन है वहाँ फिर उसे इनकॉर्पोरेट किया गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हमारा आता है 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो आप जब भी 73rd पढ़िएगा साथ में 74 पढ़िएगा। ये पंचायती राज म्यूनसिपैलिटी 74th पंचायती राज, 73rd 74 म्यूनसिपैलिटी। तो एडेड अ न्यू 12 शेड्यूल, इसमें क्या होता है 12वां शेड्यूल ऐड हो जाता है, लास्ट जो भी है 12 शेड्यूल कंटेनिंग 18 फंक्शनल मैटर्स हैं, किससे, म्यूनसिपैलिटी से, जो कि आपके 12 शेड्यूल में ऐड किए गए हैं। और एक और चीज़ होता है इसमें, ये तो नहीं, ये पिछले वाले का छोड़िए इसको। तो ये क्या हुआ, म्यूनसिपैलिटीज़ को एज आ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड कराया गया जो अर्बन एरियाज़ में थे उनके लिए, ये 74th अमेंडमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। ये इंपॉर्टेंट है एज आ स्टूडेंट, हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है 86th अमेंडमेंट।
क्योंकि जो एज क्राइटेरिया है इसमें 6 to 14 ईयर्स। इसमें क्या होता है कि मेड एलिमेंट्री एजुकेशन है फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 है। आपके पास राइट टू एजुकेशन, पढ़ने का आपके पास अधिकार है। जब तक आप 6 से 14 साल के हैं आपके पास फंडामेंटल राइट है कि आपको पढ़ना है, और ये फुलफ़िल कौन करेगा? स्टेट का काम है। तो अगर स्टेट किसी एरिया आपको नहीं पढ़ा रहा है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन वगैरह बंद हो जाए, तो वो आपको फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा, ठीक है ना। तो 86 अमेंडमेंट जो है इसके थ्रू राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट कर दिया गया आर्टिकल 21A में, ठीक है। इसके साथ एक फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड होती है 11वीं ड्यूटी। उसमें क्या है कि पेरेंट्स की ड्यूटी है कि अपने 6 से 14 साल के बच्चे को पढ़ाना है, उनकी ड्यूटी है। स्टेट वो बाउंड है प्रोवाइड कराने के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन, क्योंकि फंडामेंटल राइट है, ठीक है। आर्टिकल 51 में एक ऐड होता है, ये भी 86 अमेंडमेंट है 2002। तो इसका ईयर भी याद रखिएगा, अमेंडमेंट भी याद कर रखिएगा। आगे देखते हैं। अब आता है हमारा 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003, ठीक है। 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर in the council of ministers shall not exceed 15% of the total strength of लोकसभा। तो इस अमेंडमेंट से क्या वो बाउंडेशन लगा दिया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जितने भी मेंबर होंगे उनमें 50% से ज़्यादा लोकसभा के मेंबर नहीं होंगे। मीन्स लोकसभा के हिसाब से लोकसभा का 50%, लोकसभा में से 15% मेंबर ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होंगे। 15% अगर एक्सीड करता है तो वो फिर नहीं आएंगे। शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। लोकसभा से, ये लोकसभा पे लगा है कि लोकसभा से 15% से ज़्यादा मेंबर उस लोकसभा के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में नहीं जाएंगे, ठीक। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जनरली कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो जो होल्ड किए रहते हैं उन सबको मिला करके कहा जाता है। तो ये 91st अमेंडमेंट एक्ट था जिसमें कि ये 15% का कैप लगा दिया गया। अब आता है हमारा 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003। 92, इसमें क्या होता है? इंक्लूडेड फॉर मोर लैंग्वेज इन द एट शेड्यूल। कौन कौन सा? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। सीधी सीधी बात है। नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है हमारा 99 अमेंडमेंट एक्ट 2014। 99 इसमें क्या? रिप्लेस द कॉलेजियम सिस्टम ऑफ अपॉइंटिंग जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट विद अ न्यू बॉडी कॉल्ड नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो इसके बारे में 99th अमेंडमेंट के बारे में मैंने इंडियन जुडिशरी में भी मेंशन किया है, NJC के पूरा डिफाइन किया वहाँ पे। तो इस अमेंडमेंट से क्या हुआ था कि पहले क्या था, कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट होते थे। ये अमेंडमेंट आया, उसके बाद नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन ने कहा कि इस अमेंडमेंट की एक कमीशन होगी NJC, वो डिसाइड करेगी कौन जज बनेंगे। बाद में फिर अगले साल हाउएवर इन 2015 द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर दिस अमेंडमेंट एक्ट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड। ये जो अमेंडमेंट 99 था इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल वॉइड करके स्ट्रक डाउन कर दिया गया। अब फिर से कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू ही अपॉइंटमेंट होने लगे। अभी भी कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू ही अपॉइंटमेंट होता है जजेस का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। और इसके बारे में डिटेल से पढ़ना हो तो आप इंडियन जुडिशरी में देख लीजिएगा, वहाँ मैंने डिटेल से बताया है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा 101st अमेंडमेंट है 101, ठीक है, 2017। इसमें क्या होता है? GST ऐड होता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2017 में 101वां संविधान संशोधन से GST जो है एक्ट ऐड होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी, और GST का प्रोविजंस आता है सभी के लिए। इसके बाद हमारा आता है 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 102। Constitutional status was provided to the National Commission for Backward Classes under the India's Ministry of Social Justice and Empowerment, NCBC, नेशनल काउंसिल फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड कराया गया। किसके तो अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। ये हमारा 102nd अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ऐसा कुछ है नहीं ज़्यादा। अब आता है हमारा 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 103। इट इंट्रोड्यूस रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। आपने EWS सुना होगा, EWS सर्टिफिकेट बनता है। ये EWS सर्टिफिकेट क्या है? जो वैसे तो रिजर्वेशन आपके OBC और ST के लिए, SCs और STs के लिए रिजर्वेशन है, बट जनरल कैटेगरीज जो थी उनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं था, तो उनके लिए रिजर्वेशन आता है EWS। EWS क्या है
कि जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं बट इकोनॉमिकली वीक हैं वो, तो उनके लिए उनको गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी कहाँ पे, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन मिलेगा। कितना? 10% का रिजर्वेशन मिलेगा। आर्टिकल 416 जो है एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, इक्वालिटी इन एम्प्लॉयमेंट, वहाँ पे ही ये ऐड हुआ EWS हमारा। उसमें क्या है कि 10% रिजर्वेशन EWS को भी दिया जाएगा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ये जनरली आपके जनरल कैटेगरी के पर्सनस इसमें आते हैं जो कि इकोनॉमिकली वीक होते हैं, उनके लिए ये रिजर्वेशन है 10% का। ये हमारा 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 से ऐड होता है, ध्यान रखिएगा। अब आता है हमारा 104th अमेंडमेंट एक्ट 2020। इस अमेंडमेंट में क्या होता है हमारा, रिमूव्ड रिजर्व्ड सीट्स फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। इसमें क्या था कि इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है उनके लिए 2 सीट रिजर्व रखी गई थी लोकसभा में। लोकसभा में क्या था कि ये जो 2 सीट है उस पर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के ही रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, बट वो रिजर्वेशन हटाकर वो सीट है, वो सीट पर अब कोई भी बैठ सकता है, ऐसा कोई रिजर्व नहीं है कि वो सिर्फ एंग्लो इंडियन ही बैठेंगे। तो ये रिजर्वेशन बस हटाया गया, सीट है अभी, रिजर्वेशन हट गया। अब क्या है कि एंग्लो इंडियन वो जनरली इलेक्शन मीन्स डायरेक्टली इलेक्शन कंटेस्ट करके वो आ सकते हैं, बट उनके लिए ऐसा कोई सीट रिजर्व नहीं कि वो 2 सीटें उस पर वही आएंगे, एंग्लो इंडियन ही बैठेंगे, ऐसा नहीं। तो ये रिजर्वेशन हटा दिया गया। ये हमारा 104th अमेंडमेंट एक्ट 2020 से होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हमारा आता है 105th अमेंडमेंट एक्ट 2021, 105। रिजर्व द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई SC/BCs और सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। इसमें क्या किया गया था कि जो आइडेंटिफाई कौन करेगा कि कौन सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस से है, ये किसके पास पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। उसे रिवाइव कर दिया गया 104th अमेंडमेंट एक्ट 2021 से। सीधी सीधी बात है, इसमें ज़्यादा कुछ समझना नहीं है। हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा कि जो भी स्पेशल कैटेगरीज वगैरह बनती है, फॉर एग्जांपल SCs और STs में किसको डाला जाएगा, OBC में किसको इंक्लूड किया जाएगा, ये कौन करता है, लास्ट फाइनल प्रेसिडेंट करेगा। बट प्रेसिडेंट किसके थ्रू करेगा, प्रेसिडेंट खुद ही करेगा, बट उनको कंसल्ट करना पड़ेगा गवर्नर से, जो जिस भी रिस्पेक्टिव स्टेट के में जिस कम्युनिटी को एज आ कोई स्टेटस दे प्रोवाइड कराना है, तो वो उस स्टेट के गवर्नर से कंसल्ट करके, प्रेसिडेंट के पास ही पावर है, वो किसी भी कम्युनिटी किसी भी कैटेगरी को एज ST ST या OBC किसी में भी वो डाल सकते हैं, वो प्रेसिडेंट के पास पावर है। अब आता है हमारा 106th अमेंडमेंट एक्ट 2023, ये लास्ट अमेंडमेंट है अभी तक का। इसमें क्या होता है, रिजर्व 1/3 सीट्स इन द फॉलोइंग लेजिस्लेटिव बॉडीज़ फॉर वुमेन SCs एंड STs। अब क्या है कि वुमेन के लिए जो SC और ST कम्युनिटी से वुमेन बिलोंग करती हैं उनके लिए सीट रिज़र्व कर दिया गया लोकसभा में। और ये कहाँ कहाँ, ये तीनों आपके दिए गए, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो ये 3 जगह हैं जहाँ पे 1/3 सीट रिज़र्व कर दिए गए SCs और ST वुमेन के लिए। बट ये क्या है, ये जो आपका ये जो लॉ आया, ये इम्प्लीमेंट इस इलेक्शन से इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ये अगले इलेक्शन 2029 जब इलेक्शन होगा तब उस वक्त ये लॉ जो इम्प्लीमेंट होगा। इसका रीज़न क्या है कि डीलिमिटेशन होगा। डीलिमिटेशन मतलब कि दोबारा से देखा जाएगा, सेंसस होगा, नया सेंसस होगा, उसके थ्रू सीट्स वगैरह, क्योंकि इंडिया में जो सीट्स प्रोवाइड किए गए हैं लोकसभा की सीट, वो पॉपुलेशन को देख करके किया गया। अब जब सेंसस होगा, नेक्स्ट सेंसस होगा, तो देखा जाएगा किस एरिया में कितने पॉपुलेशन है, कितने वोमेन है, कितने मेन है, उस हिसाब से फिर डीलिमिटेशन होगा। फिर जाके सीट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, रिजर्व किए जाएंगे। हाँ, 8 सीट से सिर्फ वोमेन ही कंटेस्ट कर सकती हैं इलेक्शन। वो SC ST, ये ध्यान रखिएगा, 2 ही कम्युनिटी SC और ST, इनके अलावा कोई कम्युनिटी नहीं। फॉर एग्जांपल OBC या फिर जनरल कैटेगरी के वोमेन के पास कोई इस तरह का रिजर्वेशन नहीं है इलेक्शन में, सिर्फ SCs और ST के लिए इलेक्शन ये प्रोवाइड किया जाता है। तो ये हमारा 106 अमेंडमेंट हुआ। अभी तक का जितना भी अमेंडमेंट, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था, हमने कवर कर लिया है इसमें, ठीक है। तो आप अगर इससे कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ऐड कीजिए किसी भी तरह का, और हमारे टेलीग्राम चैनल को विज़िट कीजिए, नोट्स वगैरह वहाँ प्रोवाइड होंगे। क्विज़ेज़ भी रेगुलर क्विज़ेज़ होते हैं वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप लोग वहाँ विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर